ये टोकन पहले से ही एक सीविच लेगेसी से कनेक्टेड है और इसे किसी दूसरे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। झील के किनारे एक विजार्ड स्टैच्यू के सामने खड़े विक्रम ने टोकन पर आई इस जानकारी को देखा और उसके चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। वह पूरे रास्ते मार्गदर्शन का पालन करते हुए यहां तक पहुंचा था, ये सोचकर खुश था कि इस मूर्ति के पास कोई नहीं है। लेकिन फिर, तुम्हारा क्या मतलब है कि दूसरी लेगेसी से कनेक्ट नहीं किया जा सकता? विक्रम की आंखें तुरंत फटी की फटी रह गईं। क्या यह उसके साथ कोई भद्दा मजाक था? अगर स्थिति ऐसी ही है तो फिर इन चीजों के लिए लड़ने का क्या मतलब? उसका सारा उत्साह एक पल में ठंडा पड़ गया। लानत है, सीवेज इमॉर्टल किंगडम का वह हाई प्रीस्ट पक्का अपना दिमाग खो चुका है। आखिर उसे टोकन को लेगेसी से जोड़ने का ऐसा अजीबोगरीब नियम बनाने की क्या जरूरत थी? क्या इसका मतलब यह था कि वह हाई प्रीस्ट सबको समान अधिकार देना चाहता था कि हर व्यक्ति को बस एक ही लेगेसी का फायदा मिले? ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं मान सकता। वह आदमी स्पिरिट इन्फ्यूजन और पोजेशन जैसी चीजों की फिराक में है। वह भूल कर भी किसी को अपनी एक लेगेसी नहीं देना चाहेगा। विक्रम को उस हाई प्रीस्ट की चाल बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। ऐसा सीक्रेट रेल्म बनाने के पीछे का मकसद यह माना जा सकता था कि वह अपनी उन स्पिरिचुअल बॉडीज के लिए समय खरीदना चाहता है जिन्हें उसने सबकी परछाइयों में डाल रखा है, क्योंकि उन स्पिरिचुअल बॉडीज को बढ़ने और ताकतवर होने के लिए वक्त चाहिए। लेकिन अगर वह सिर्फ समय काटना चाहता था तो ऐसा बेतुका नियम क्यों? इस नियम की वजह से तो हर कोई एक दूसरे के कोऑर्डिनेट्स जान जाएगा। क्या इससे खेल और जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के अंदर उसने अपनी स्पिरिट डाली है उनके आपस में कट मरने से उसे क्या फायदा होने वाला था? विक्रम उलझन में था और बेहद खफा भी। उसने अपने पैरों के नीचे अपनी परछाई पर एक नजर डाली। वह स्पिरिचुअल बॉडी पहले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 6ठे लेवल तक पहुंच चुकी थी। शुरुआत में उसे लगा था कि यह काफी तेज है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि यह बहुत धीमा है। कसम से, इस वक्त उसका बस यही मन कर रहा था कि वह उस कमबख्त हाई प्रीस्ट की स्पिरिचुअल बॉडी को जिंदा निगल जाए। अपने सामने मौजूद उस मूर्ति को देखना और एक ऐसी लिगेसी का होना जिसे वह छू तक नहीं सकता था। खजाने का पूरा पहाड़ सामने होने के बावजूद उसे सिर्फ घूरते रहने की इस बेबसी ने विक्रम को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। 1 मिनट! अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली और वह खुद से बड़बड़ाया, मेरा टोकन तो कनेक्ट हो चुका है, लेकिन ऐसे और भी कई लोग होंगे जो यहां आए हैं और उनके टोकन अभी तक कनेक्ट नहीं हुए होंगे, है ना? अंदर आते वक्त पत्थर की स्लेट पर जो जानकारी थी उसके हिसाब से कुल 66 रास्ते थे, जिसका मतलब था कि विजार्ड टोकन लेकर ज्यादा से ज्यादा 66 लोग ही अंदर आ सकते थे। उसे नहीं पता था कि उसके बाद कोई और अंदर आया है या नहीं, इसलिए वह सिर्फ उन लोगों की गिनती करेगा जो उससे पहले आए थे। फिलहाल उसे छोड़कर केवल 5 लोगों ने ही कनेक्शन पूरा करके सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का एसेंस ब्लड हासिल किया था, जिसका सीधा सा मतलब था कि कम से कम 32 लोगों के टोकन अभी तक कनेक्ट नहीं हुए थे। वह अपना टोकन इस्तेमाल नहीं कर सकता था, तो क्या हुआ? वह उन लोगों के टोकन इस्तेमाल कर सकता है जिनके अभी कनेक्ट नहीं हुए। यह ख्याल आते ही उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। लेकिन लोगों को ढूंढना? विक्रम ने तुरंत अपना सिर हिलाया। हालात को देखते हुए शायद उसे किसी को ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। उसके कोऑर्डिनेट्स पहले ही सबके सामने आ चुके थे। यकीनन कोई न कोई उसे ढूंढते हुए आ ही रहा होगा। यह सोचते ही उसने तुरंत अपना स्पिरिचुअल सेंस चारों तरफ फैला दिया और आसपास के इलाके को स्कैन करने लगा। और स्कैन करते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा गई। वह जिस झील के पास था वह घने जंगल के बीचों बीच थी और उसके स्पिरिचुअल सेंस की सीमा के अंदर कुछ 100 मीटर दूर पेड़ों के बीच से एक धुंधली सी आभा, जिसे जानबूझकर दबाने की कोशिश की जा रही थी, धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी। क्या सही टाइमिंग है? अपने होंठों पर जीभ फेरते हुए विक्रम ने उस आभा को अपने 100 मीटर के दायरे में आते हुए महसूस किया। उसने बिना वक्त गंवाए अपना कमांड ब्रश निकाला और हवा में एक शब्द लिखा, स्पीड। शू! उसका पूरा शरीर एक पल में तेज बिजली में बदल गया और गोली की तरह आगे निकल गया जंगल के अंदर। बस भगवान करे कि यह कोई नैसेंट सोल स्टेज का ना हो। पेड़ों के बीच से झांकते हुए एक्सट्रीम फायर केव के ग्रैंड एल्डर को झील के बीचों बीच खड़ी वह मूर्ति और उसके सामने खड़ा वह अजनबी साफ दिखाई दे रहा था, जो पक्के तौर पर 39 नंबर वाला था। वह अपने मन ही मन दुआ मांग रहे थे। अगर वह नैसेंट सोल स्टेज का नहीं हुआ
तो उन्हें पूरा भरोसा था कि वह लड़ सकते हैं और उनके जीतने के चांस भी बहुत ज्यादा हैं। सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की लेगेसी, बस इसके बारे में सोचकर ही उनके मुंह में पानी आ रहा था। अगर वह इसे पा लें तो उनका नेसेंट सोल स्टेज का ब्रेक थ्रू बस कुछ ही कदम दूर होगा। आखिर वह अपनी जान हथेली पर रखकर यहां अंदर क्यों आए थे? बस इसी जुए के लिए तो। प्लीज कोई नेसेंट सोल स्टेज का ना निकले, कोई भी हो, बस नेसेंट सोल स्टेज ना हो। एक्सट्रीम फायर केव के ग्रैंड एल्डर लगातार अपने मन में यही रट लगाए हुए थे। तभी सामने से आती तेज हवा के एक झोंके ने उनके चेहरे का रंग उड़ा दिया और उन्होंने हड़बड़ाहट में खुद को एक तरफ धकेल दिया। उन्होंने देखा कि स्वॉर्ड ऊर्जा की एक खौफनाक लहर उनके शरीर को लगभग छूते हुए निकल गई और उनके कपड़ों का एक हिस्सा कटकर हवा में उड़ गया। नेसेंट सोल स्टेज नहीं, यह अब एक्सट्रीम फायर केव के ग्रैंड एल्डर के दिल में सिहरन दौड़ गई। उन्हें कुछ महसूस हुआ और उन्होंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। तो तुम हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी मुलाकात इतनी जल्दी दोबारा हो जाएगी। विक्रम का जाना पहचाना मुस्कुराता हुआ चेहरा उनकी आंखों के सामने था। तो तुम? एक्सट्रीम फायर केव के ग्रैंड एल्डर का मुंह खुला का खुला रह गया। खैर, यह बात तो सच निकली कि वह नेसेंट सोल स्टेज का नहीं था, लेकिन लानत है, यह कमीना यहां कैसे आ गया? एक्सट्रीम फायर केव के ग्रैंड एल्डर के होंठ फड़फड़ाए। बिना एक पल सोचे उन्होंने उल्टे पैर दौड़ लगा दी। पिछली बार जब उनके पास टीम बनाने के लिए पीक गोल्डन कोर स्टेज के 4 और धुरंधर थे, तब भी उनकी हिम्मत इस लड़के पर हमला करने की नहीं हुई थी। अब जब वह अकेले विक्रम के सामने थे तो सोचने समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। भागते भागते वह मन ही मन खुद को कोस रहे थे। उन्हें यह बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी। जब वह इस सीक्रेट रेलम में दाखिल हुए थे तो उनका नंबर 40 था, और 39 नंबर वाला क्या वह विक्रम नहीं था जो उनसे और उन चारों से एक कदम पहले ही अंदर घुसा था? बस उनके दिल में एक झूठी सी उम्मीद बची थी कि शायद नंबरों का क्रम आगे पीछे हो गया हो। आखिरकार अगर लिस्ट सच में आगे पीछे हुई थी तो इतने पीछे के नंबर वाला व्यक्ति पक्का गोल्डन कोर स्टेज का ही होगा। हालांकि वह पहले उस गुफा में हत्यारे 11 और बाकी 2 के साथ लड़ाई में उलझे हुए थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने गुफा के बाहर से कुछ गोल्डन कोर स्टेज की आभाओं को गुजरते हुए महसूस किया था, जो नेसेंट सोल स्टेज के लोगों के पीछे पीछे गहराई की तरफ जा रहे थे। इसलिए अंदर आने वालों में गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर्स भी थे, और वो भी अच्छी खासी तादाद में। अगर यह सच में कोई गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर होता तो उन्हें पूरा यकीन था कि वह उससे सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की लिगेसी छीन सकते थे। इसी लालच ने उन्हें उम्मीद बांधे रखने पर मजबूर कर दिया था। भले ही उन्हें विक्रम के होने का शक था, लेकिन उम्मीद तो बस उम्मीद होती है। अब जब उनका वहम टूट चुका था तो एक्सट्रीम फायर केव के ग्रैंड एल्डर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, यहां से जिंदा भागना। लेकिन विक्रम उस टोकन को कैसे उड़ जाने देता जिस पर उसने अपनी नजरें गड़ा रखी थीं? कमांड ब्रश और अपग्रेडेड एज्योर ओरिजिन स्टेप्स की फुल स्पीड के साथ उसने एक पल में उस आदमी को पकड़ लिया। एक्सट्रीम फायर केव के ग्रैंड एल्डर की एक दर्दनाक चीख के साथ विक्रम ने तलवार के एक ही झटके में उन्हें जमीन पर गिरा दिया। स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के 9th एल्डर, हमारी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, तुम इतने बेरहम क्यों हो रहे हो? जख्मी कंधे को पकड़कर तड़पते हुए एक्सट्रीम फायर केव के ग्रैंड एल्डर चिल्लाए। टोकन! विक्रम ने उनके साथ बकवास करने में वक्त बर्बाद नहीं किया और सीधे अपना हाथ आगे कर दिया। एक्सट्रीम फायर केव के ग्रैंड एल्डर एक पल के लिए सन्न रह गए, लेकिन जल्दी ही उन्हें बात समझ आ गई और उन्होंने कांपते हाथों से विजार्ड टोकन निकालकर दे दिया। विक्रम ने उसे ले लिया। टोकन ने उसके लिए कोई विरोध नहीं दिखाया, लेकिन अपनी सुरक्षा पक्की करने के लिए उसने एक्सट्रीम फायर केव के ग्रैंड एल्डर को इशारा किया। मेरे साथ आओ। क्या? एक्सट्रीम फायर केव के ग्रैंड एल्डर हैरान थे। स्विश! विक्रम ने भी कोई फालतू बात नहीं की, सीधे अपनी तलवार से स्वॉर्ड ऊर्जा की एक छोटी सी लहर छोड़ दी। स्क्वेल्च! वह लहर एक्सट्रीम फायर केव के ग्रैंड एल्डर के कॉलर को छूती हुई उनकी गर्दन के पास से गुजरी और वहां खून की एक साफ लकीर उभर आई। एक्सट्रीम फायर केव के ग्रैंड एल्डर तुरंत चीख पड़े। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी गर्दन को आधा काट दिया हो। मुंह बंद रखो! विक्रम ने ठंडी आवाज में डपट कर कहा। एक्सट्रीम फायर केव के ग्रैंड एल्डर का शरीर कांप उठा और उन्होंने तुरंत अपने चीखते मुंह को हाथों से दबा लिया। मैं अपनी बात दोहराना पसंद नहीं करता। इधर आओ, वरना यहीं मारे जाओगे।
विक्रम ने बेरुखी से कहा और विजार्ड स्टैचू की तरफ चल पड़ा। एक्सट्रीम फायर केव के ग्रैंड एल्डर का मुंह गुस्से और डर से फड़फड़ाया, लेकिन वह चुपचाप पीछे पीछे चल दिए। वे मूर्ति के सामने पहुंच गए। एक्सट्रीम फायर केव के ग्रैंड एल्डर को नजरअंदाज करते हुए विक्रम ने उनके 40 नंबर वाले टोकन को मूर्ति के हाथ में मौजूद डंडे पर रखने की कोशिश की। हम मूर्ति का डंडा तुरंत तेज रोशनी से चमक उठा। विक्रम ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ऐसा लगता था कि यह जरूरी नहीं है कि जिस नंबर का टोकन हो वही इंसान उसे अपने हाथों से रखे, बस टोकन का पास होना ही काफी था। इससे काम बहुत आसान हो गया। अब उसे बस इतना करना था कि वह उन टोकन्स को छीन ले जो अभी तक सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की लिगेसी वाले खून से कनेक्ट नहीं हुए थे, और वह ढेरों लिगेसी हासिल कर सकता था। उसके सामने खड़ी मूर्ति अचानक चकनाचूर हो गई और खून के एक छोटे से तालाब में बदल गई। विक्रम ने तुरंत एसेंस ब्लड को इकट्ठा करने के लिए जेड की एक बड़ी सी खाली बोतल निकाली और वह उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रखने ही वाला था। बूम! ऊपर से मेटल एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी की एक खौफनाक लहर अचानक नीचे गिरी। विक्रम के चेहरे का रंग बदल गया और उसने तेजी से खून से भरी जेड की बोतल को पकड़ा और छलांग लगाकर झील से दूर हट गया। बूम! उसके वहां से हटते ही मेटल एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल ऊर्जा एनर्जी की एक खौफनाक लहर किसी महाबम की तरह झील पर गिरी और जोरदार धमाका हुआ। टक्कर का जोर इतना भयानक था कि विक्रम हवा में पीछे की तरफ उड़ गया। वह कई पेड़ों को तोड़ता हुआ जमीन पर गिरा और खुद को संभालने के लिए उसे कुछ कदम पीछे लड़खड़ाना पड़ा। नैसेंट सोल स्टेज! जो भी नया आदमी आया था वह पक्का नैसेंट सोल स्टेज का था, और वह कोई ऐरा गैरा बिल्कुल नहीं था। आह! अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। एक्सट्रीम फायर केव के ग्रैंड एल्डर समय रहते पीछे हटने में नाकाम रहे थे। उनका पूरा शरीर उस भयंकर एनर्जी लहर की चपेट में आ गया था और अब वह किसी इंसान के आकार के जले हुए कोयले की तरह लग रहे थे। वह अभी मरे नहीं थे, बस किसी तरह जिंदगी की आखिरी सांस से चिपके हुए थे। लेकिन पफ्ट! आसमान से सुनहरी स्पिरिचुअल ऊर्जा की एक रिबन गिरते ही उनकी वह आखिरी सांस भी वहीं टूट गई। विक्रम की नजरें तीखी हो गईं। साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर! जब उसने ऊपर देखकर नए आने वाले की शक्ल पहचानी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मैं सोच ही रहा था कि इस मास्टर के हमले से बचने की इतनी तेज फुर्ती आखिर किस में हो सकती है। तो तुम स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के 9th एल्डर हो। लंबे बालों वाले साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर अपनी तलवार पर उड़ते हुए झील के ऊपर मंडरा रहे थे। जब उन्होंने विक्रम को पहचाना तो उनकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। 39 नंबर का प्रवेश करता जो रैंकिंग में इतना पीछे था। उन्हें पूरा यकीन था कि सामने वाला गोल्डन कोर स्टेज का ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी नैसेंट सोल स्टेज वाले थे वे सब उनके साथ ही अंदर आए थे। वे कुल मिलाकर 10 ही थे। शुरुआत के 10 प्रवेश करता, उसके बाद वाले लगभग सभी गोल्डन कोर स्टेज के थे। लिगेसी हासिल करने वाले दूसरे नैसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर्स के मुकाबले यह 39 नंबर वाला उनके हिसाब से सबसे आसान शिकार था। साथ ही दूरी भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वह सीधे यहां चले आए थे। उन्होंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि यह विक्रम होगा, क्योंकि उन्हें याद था कि जेड ड्रैगन पायरेट ग्रुप के आने से पहले यह लड़का सिंघानिया फैमिली के लोगों को मारकर वहां से जा चुका था। वह यहां कैसे आ गया? शू! इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाते, हवा चीरने की एक तेज आवाज आई। विक्रम मुड़ा और भागने लगा। साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ अपना हाथ उठाया और सुनहरी ऊर्जा की एक रिबन बिजली की तरह तेजी से उसकी ओर छोड़ दी। विक्रम ने छलांग लगाई और उसे चकमा दे दिया। साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने मौके का फायदा उठाकर दूरी कम की। उनके हाथ में एक लंबी सुनहरी ब्लेड आ गई और उन्होंने कलाई के एक झटके से उसे विक्रम की तरफ घुमा दिया। क्लैंग! विक्रम ने खतरे को पहले ही भांप लिया था और हमले को रोकने के लिए अपनी क्लाउड हेवन स्वॉर्ड उठा ली। उसे अपनी ब्लेड रोकते देख साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने भौहें उठाईं और हंसे। जैसा ग्रैंड एल्डर ने कहा था, तुम्हारे पास सच में एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है। इन शब्दों से यह साफ हो गया था कि जिसने विक्रम पर पहले छिपकर हमला किया था वह सच में उनके सेक्ट का ग्रैंड एल्डर ही था। मेरे पास स्पिरिचुअल ऊर्जा के अलावा भी बहुत कुछ है, विक्रम ने ठंडेपन से कहा। उसकी आंखों में एक तेज चमक कौंधी और क्लाउड हेवन स्वॉर्ड से हल्के सुनहरे रंग की रिटर्निंग ऊर्जा की एक परत अचानक बाहर फूट पड़ी।
साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वॉर से विक्रम और उसकी तलवार दोनों को पीछे धकेल दिया। इस झटके ने उनके चेहरे पर थोड़ी हैरानी ला दी। खास एनर्जी का क्या बेहतरीन नजारा है, इसकी ताकत सच में लाजवाब है। विक्रम ने बकवास में वक्त बर्बाद नहीं किया। सामने वाले के पीछे धकेले जाने और अभी तक संभल न पाने का फायदा उठाते हुए क्लाउड हेवन स्वॉर्ड पर रिटर्निंग ऊर्जा की एक और परत चढ़ी और उसने सीधे उन पर हमला बोल दिया। यह देखकर साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने अपने होंठ सिकोड़े। उनके हाथ में मौजूद सुनहरी ब्लेड पर मेटल एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल ऊर्जा की एक घनी परत छा गई और वह सीधे उस हमले से जा भिड़े। लेकिन जिस पल ब्लेड और तलवार टकराए, वह सुनहरी ब्लेड सीधे क्लाउड हेवन स्वॉर्ड के आर पार हो गई, या सही मायनों में कहें तो उसकी एक परछाई के आर पार। हम्मा! साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर चौंक गए। किसी खतरे का एहसास होते ही उन्होंने फुर्ती से अपने शरीर को एक तरफ मोड़ लिया। उसी पल विक्रम ने अपनी तलवार से एक जानलेवा वार किया। तलवार उनके पीठ को लगभग छूती हुई निकली और उनके बालों की सिर्फ एक लट कटकर गिर गई। साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने तुरंत अपनी दूरी बना ली। उन्होंने हवा में कटकर गिरते बाल को पकड़ा और खतरे से भरी नजरों से विक्रम को देखने लगे। किस्मत अच्छी थी, विक्रम ने अपने मन में सोचा, और साथ ही सामने वाले के रिएक्शन स्पीड की दाद भी दी। यह पहली बार था जब उसकी हमेशा अचूक रहने वाली स्टेल्थ स्वॉर्ड आर्ट से कोई समय रहते बच निकला था। सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का मेजर अचीवमेंट कल्टीवेटर सच में कोई ऐसा नहीं था जिसे आसानी से निपटाया जा सके। हे! साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर अचानक हंस पड़े। एक ऐसी हंसी जो बेहद खौफनाक लग रही थी। कमाल है, सच में बहुत कमाल है। तुम वाकई वही गोल्डन कोर स्टेज हो जिसने हमारे ग्रैंड एल्डर को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यहां तक कि यह मास्टर भी लगभग उस चाल में फंस ही गया था। लगता है मुझे अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। शू! उनकी बात खत्म होते ही साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी की एक परत में ढंक गया। सुनहरी बिजली की तरह वह एक पल में विक्रम के ठीक सामने आ गए। स्विश! उन्होंने अपनी ब्लेड से जोरदार वॉर किया। क्लैंग! विक्रम को इसके आने का अंदाजा था और उसने हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार उठा ली, लेकिन ब्लेड में भरी सुनहरी स्पिरिचुअल ऊर्जा उसकी ताकत को चीरती हुई अंदर घुस गई और विक्रम अपनी तलवार समेत हवा में दूर जा गिरा। स्विश! वह हवा में आधी दूर भी नहीं पहुंचा था कि साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर एक परछाई की तरह उसके पीछे आ गए। वह सुनहरी ब्लेड विक्रम की आंखों के सामने दर्जनों गुना बड़ी हो गई और तिरछी होकर सीधे नीचे की तरफ चीरने लगी। बू! एक जोरदार धमाके के साथ, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, विक्रम का पूरा शरीर उस एक ही झटके में चिथड़े चिथड़े हो गया। यह नजारा देखकर साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर के होंठों पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। एक गोल्डन कोर स्टेज होकर नैसेंट सोल स्टेज से भिड़ना। असली बात तो यह थी कि उनका ग्रैंड एल्डर बहुत कमजोर था। जैसे ही विक्रम का शरीर फटा, साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने अपनी लंबी ब्लेड को हल्के से झटका दिया ताकि किनारे पर लगे खून को झाड़ सकें। लेकिन खून नहीं है। चमकती सुनहरी ब्लेड को देखकर साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर की आंखों में हैरानी चमक उठी। भले ही उनकी यह ब्लेड एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट थी, लेकिन यह ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि किसी को मारने के बाद इस पर खून का दाग तक न लगे। जब तक कि पफ्ट, उनका शरीर बुरी तरह कांप उठा। साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि वह अपनी ही छाती को चीरती हुई बाहर निकली तलवार की धार को अविश्वास से देख रहे थे। तुम! विक्रम को अपने पीछे खड़ा देखकर उनके होश उड़ गए। कब? विक्रम के शरीर के तो चिथड़े उड़ चुके थे। वह उनके पीछे कब आ गया? मुझे लगा था कि इस क्लोन स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करने में अब भी बहुत समय है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इसका इस्तेमाल इतनी जल्दी करना पड़ेगा, विक्रम ने शांति से कहा। क्लोन स्वॉर्ड आर्ट उन स्पिरिट रैंक कल्टीवेशन टेक्निक्स में से एक थी जिसे उसने मायाराड रेल्म्स टेक्निक पवेलियन के लेवल 3 अथॉरिटी को अनलॉक करने के बाद पाया था। जब से यह उसे मिली थी, उसने इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और वह लंबे समय से इस तलवारबाजी में माहिर हो चुका था। उसने इसे अपने त्रुप के इक्के के रूप में छिपा कर रखा था और अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह तलवार कला इस्तेमाल करने पर बिल्कुल अपनी जैसी एक कॉपी बना देती है।
जैसे ही साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने अपनी खौफनाक हंसी हंसना शुरू किया था, विक्रम ने खतरे को भांप लिया और इस तलवारबाजी का स्प्लिट पूरा कर लिया। रिटर्निंग ऊर्जा से बने एक क्लोन ने उसकी जगह साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर की ब्लेड का वार झेला। उसी दौरान वह छुपते हुए उस आदमी के पीछे पहुंच चुका था, बिना आवाज किए उसके करीब गया और फिर अलविदा साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर, विक्रम ने बेरुखी से कहा और तलवार की धार पर रिटर्निंग ऊर्जा इकट्ठा होने लगी, जो सामने वाले के शरीर के अंदर फटने के लिए तैयार थी। लेकिन हम अचानक साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर के शरीर पर सुनहरी रोशनी की एक परत बन गई, जिसने रिटर्निंग ऊर्जा के हमले को जबरदस्ती रोक दिया और साथ ही क्लाउड हेवन स्वॉर्ड को उनके शरीर के अंदर मजबूती से फंसा लिया। तुम्हें लगता है कि तुमने इस मास्टर को इतनी आसानी से हरा दिया? साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने ठंडी आवाज में कहा। तो तुमने मुझे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। बोलते बोलते उनके शरीर से भारी मात्रा में सुनहरी रोशनी फूटने ही वाली थी, लेकिन गड़गड़ गड़गड़ विक्रम ने जेड की एक बड़ी सी बोतल निकाली और उसके अंदर का सारा स्पिरिचुअल पानी उस आदमी के ऊपर उड़ेल दिया। इससे पहले कि साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर कुछ समझ पाते, वह किसी भीगी बिल्ली की तरह पूरी तरह से तरबतर हो चुके थे और वह बुरी तरह से सन्न रह गए। उनके शरीर से फूटने वाली सुनहरी रोशनी रुक गई और यहां तक कि जो सुनहरी परत पहले से बन चुकी थी, वह उनकी आंखों के सामने ही तेजी से पिघलने लगी। तुम्हें कैसे? हमेशा शांत और बेफिक्र रहने वाले साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर के चेहरे पर पहली बार खौफ दिखाई दिया। मुझे तुम्हारी कमजोरी कैसे पता है? विक्रम ने मुस्कुराते हुए बात पूरी की। साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर की आंखें फटी रह गईं। उसे पता था, सामने खड़े इस लड़के को सच में पता था। यह कैसे मुमकिन है? चूंकि उनके गोल्डन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की कमजोरी यह थी कि वह पानी की तेज एनर्जी के आगे कमजोर पड़ जाता था, इसलिए वह बहुत कम इसका इस्तेमाल करते थे जब तक कि कोई जान पर बनाने वाली बात न हो। यह कमजोरी तो उनके सबसे बड़े दुश्मन जेड ड्रैगन पायरेट ग्रुप के लीडर देवेश खन्ना तक को नहीं पता थी, तो स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के इस 9th एल्डर को कैसे? पफ्ट! अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से टेलबोन में उठे एक तेज दर्द ने साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर की आंखों को बाहर निकाल दिया। उन्होंने अविश्वास से विक्रम की तरफ देखा। तुम? अलविदा साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर, विक्रम ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने अपने बाएं हाथ से बोतल फेंक दी थी और अब एक खंजर पकड़े हुए था, जिसे उसने उस आदमी के टेलबोन में घोंप दिया था। रिटर्निंग ऊर्जा की एक खौफनाक लहर खंजर के रास्ते सीधा उनके टेलबोन के अंदर घुस गई। नहीं! साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर खौफ से दहाड़े। उन्हें छाती में तलवार घोंपे जाने का डर नहीं था, क्योंकि अपने गोल्डन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उनका दिल किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा मजबूत होता था। हालांकि इस तलवार ने उन्हें आर पार कर दिया था, फिर भी वह उस घाव को जल्दी भर सकते थे। और हालांकि उनके गोल्डन बॉडी का पिघलना तकलीफ देह था, लेकिन यह उनकी जान लेने के लिए काफी नहीं था। लेकिन टेलबोन गोल्डन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में यह उनका सबसे नाजुक और जानलेवा पॉइंट था। एक बार अगर यह टूट गया तो फिर इसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता था। लेकिन विक्रम उनकी बात क्यों सुनता? उसने सारी रिटर्निंग ऊर्जा सीधे अंदर उड़ेल दी। रिटर्निंग ऊर्जा के घुसते ही साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर की टेलबोन चकनाचूर हो गई। क्रैक! हड्डियों के टूटने की एक तेज आवाज गूंज उठी। साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर का पिघला हुआ सुनहरा शरीर अचानक टुकड़ों में बंटने लगा और फिर वह हवा में ही मांस के चीथड़ों में बदलकर नीचे गिरने लगा। इस पूरे खेल में आधा सेकंड भी नहीं लगा विक्रम कुछ समझ पाता। उससे पहले ही साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर जमीन पर पड़े मांस के एक विभत्स ढेर में बदल चुके थे। वह खुद बहुत हैरान था। हालांकि उसे पता था कि यह सामने वाले का सबसे जानलेवा पॉइंट है, लेकिन इसका असर उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक था। लेकिन मांस के बीच सेक्शन दर सेक्शन टूटी हुई सुनहरी हड्डियों को ध्यान से देखने के बाद उसे बात समझ आ गई। सामने वाले ने अपने शरीर की अंदरूनी हड्डियों को इस हद तक कल्टीवेट कर लिया था कि वे पूरी तरह से सुनहरी हड्डियों में बदल सकती थीं। पूरे शरीर की सुनहरी हड्डियां आपस में जुड़ी हुई थीं और इन सुनहरी हड्डियों को जोड़ने वाला मेन कनेक्शन कोई और नहीं बल्कि टेलबोन ही था। टेलबोन एक सेंट्रल हब की तरह था। एक बार जब यह तबाह हुआ तो इसने पूरे सुनहरे ढांचे को ढा दिया
और अपने साथ मांस को भी ले डूबा। जमीन पर पड़े मांस के उन चीथड़ों को देखकर शायद ही किसी ने सपने में सोचा होगा कि साउथ क्लाउड प्रीफेक्चर की सबसे ताकतवर फोर्स का यह दबंग लीडर इतनी भयानक मौत मरेगा। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। विक्रम ने गहरी सांस छोड़ी। उस बोतल में भरा स्पिरिचुअल पानी वह चीज था जिसे उसने अपनी इमोर्टल मास्टर हेवनली आई से साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर की कमजोरी देखने के बाद अपनी स्टोरेज रिंग में पहले ही तैयार करके रख लिया था। आखिरकार साउथ सी सेक्ट के साथ उसकी जैसी दुश्मनी थी, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उसका सामना इस आदमी से कब हो जाए। यह तैयारी सच में उसके बहुत काम आई। भारी सांसें हवा से जमीन पर उतरते ही विक्रम सीधे वहीं लेट गया और जोर जोर से हाँफने लगा। जब से उसका यहां ट्रांसमाइग्रेशन हुआ था, यह लड़ाई सबसे ज्यादा थका देने वाली थी। स्टेल्थ स्वॉर्ड आर्ट, क्लोन स्वॉर्ड आर्ट और कमांड ब्रश की फुल स्पीड के साथ एज्योर ओरिजिन स्टेप्स और ऊपर से रिटर्निंग ऊर्जा का लगातार इस्तेमाल। अगर कोई दूसरा गोल्डन कोर स्टेज होता तो ऐसे 10 लोग भी इसे झेलने के लिए काफी नहीं होते। यह सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उसका गोल्डन कोर दूसरों के मुकाबले 10 गुना बड़ा था और वह इस सप्लाई को बर्दाश्त कर सकता था। मैं यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकता। आराम करने के लिए ज्यादा समय लिए बिना विक्रम ने रिकवरी के लिए कुछ मेडिसिनल पिल्स निगल लीं और अपनी ताकत वापस पाने के लिए उन्हें तेजी से रिफाइन किया। फिर वह तुरंत उठा और उसने साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर की स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट लंबी ब्लेड और स्टोरेज रिंग उठाई और पास ही पड़ी एक्सट्रीम फायर केव के ग्रैंड एल्डर की स्टोरेज रिंग भी ले ली। वह तेजी से वहां से निकल गया। उसका एंट्री नंबर बहुत पीछे का था और पक्के तौर पर ऐसे कई लोग होंगे जो उसके कून ऑर्डिनेट्स का पीछा करते हुए उसकी सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज लेगेसी छीनने आ रहे होंगे। एक ही जगह पर इतनी देर तक रुकने के बाद उसे अंदाजा था कि कुछ कल्टीवेटर्स पहले ही आसपास पहुंच चुके होंगे। शू शू! बिल्कुल जैसा उसने सोचा था, उसके वहां से निकलने के 2 मिनट से भी कम समय में 2 परछाइयां एक के बाद एक उस जगह पर आ पहुंची। क्या खौफनाक एनर्जी के झटके हैं! चारों ओर फैली एनर्जी की बची खुची लहरों को महसूस करते हुए व्यू क्लियर पवेलियन के एल्डर का चोगा पहने एक तीखे चेहरे वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने हैरानी से कहा, अभी अभी यकीनन यहां किसी नैसेंट सोल स्टेज की लड़ाई हुई है। यहां एक लाश है, उनके पास खड़े दूसरे व्यक्ति का, जिसने भी व्यू क्लियर पवेलियन के एल्डर का चोगा पहना था। जमीन पर पड़ी जली हुई लाश और आसपास बिखरे मांस के चीथड़ों को देखकर चेहरा सफेद पड़ गया। सेकंड एल्डर, क्या आपको लगता है कि कोई नैसेंट सोल स्टेज का महारथी मारा गया है? व्यू क्लियर पवेलियन के तीखे चेहरे वाले सेकंड एल्डर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने जल्दी से अपना टोकन निकाला और उसे चेक किया। यह देखकर कि 39 नंबर वाला पहले ही काफी दूर जा चुका है, उन्होंने राहत की सांस ली और तुरंत बोले, थर्ड एल्डर, चलो पहले चेक करते हैं कि यहां कुछ छूट तो नहीं गया। व्यू क्लियर पवेलियन के थर्ड एल्डर ने सिर हिलाया। इस बार सीक्रेट रेल्म में आने वाला हर इंसान टॉप लेवल का मास्टर था। हालांकि वे पीक गोल्डन कोर स्टेज पर थे, लेकिन यहां के लिए वे बिल्कुल नाकाफी थे। वे यहां छानबीन करने सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि 39 नंबर वाला लिस्ट में बहुत पीछे था और हो सकता है कि वह गोल्डन कोर स्टेज का हो। साथ ही कून ऑर्डिनेट्स भी उनसे ज्यादा दूर नहीं थे। अब जब यह पक्का हो गया था कि यह नैसेंट सोल स्टेज की लड़ाई थी, तो उनका पीछा करने का कोई इरादा नहीं बचा था। लेकिन हो सकता था कि उन्हें मैदान में कुछ बचा खुचा मिल जाए। उन्हें कुछ बचा खुचा तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मांस के चीथड़ों से चिपके हुए चोगे के कपड़े का डिजाइन जरूर देखा। उसे साफ देखते ही व्यू क्लियर पवेलियन के थर्ड एल्डर अचानक कांप उठे। ये चोगा तो साउथ सी सेक्ट का लग रहा है। साउथ सी सेक्ट? यह नाम सुनकर व्यू क्लियर पवेलियन के सेकंड एल्डर का चेहरा बदल गया। इस बार सीक्रेट रेल्म में साउथ सी सेक्ट का केवल एक ही मास्टर आया था और वह खुद साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर थे। क्या उनके सामने जो मरा पड़ा है वह नामुमकिन? दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर की ताकत को देखते हुए वह यहां कैसे मर सकते हैं? लेकिन जैसे जैसे उन्हें कपड़े के और टुकड़े मिलते गए जो साफ तौर पर साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर के चोगे के थे, उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। इतने बड़े मास्टर का यहां इस तरह मारा जाना! चलो यहां से। अब उनकी यहां और रुकने की हिम्मत कैसे होती? वे पलटे और वहां से भाग निकले।
उनके जाने के बाद कुछ और परछाइयां एक एक करके उस जगह पर आईं। जमीन पर पड़े चीथड़े हुए शरीरों और चोगों को देखकर उन सभी के चेहरों पर खौफ छा गया, जिनमें एक नेसेंट सोल स्टेज का मास्टर भी शामिल था। वह जेड ड्रैगन पायरेट ग्रुप का वाइस कैप्टन था। उसने पहले साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर के साथ लड़ाइयों में हिस्सा लिया था और उनकी आभा को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। मांस के चीथड़ों के आसपास बची हुई आभा को महसूस करते ही उसने तुरंत पक्का कर लिया कि मरने वाला साउथ सी सेक्ट का सेक्ट मास्टर ही है। उसने तुरंत एक खास तरह का साउंड ट्रांसमिशन स्टोन निकाला। सीक्रेट रेल्म के अंदर एक बंजर जमीन पर एक विजार्ड स्टैच्यू के सामने जेड ड्रैगन पायरेट ग्रुप के कैप्टन देवेश खन्ना, जो अपना टोकन काम न करने की वजह से झल्लाए हुए थे, उन्होंने वह खास साउंड ट्रांसमिशन स्टोन उठाया। उसमें से आई बात सुनते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने क्या कहा? साउथ सी सेक्ट का वह आदमी मारा गया? हाँ कैप्टन। साउंड ट्रांसमिशन स्टोन से जेड ड्रैगन पायरेट ग्रुप के वाइस कैप्टन की आवाज आई। मुझे पूरा यकीन है कि जो आदमी मरा है वह साउथ सी सेक्ट का सेक्ट मास्टर ही है। यह देवेश खन्ना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतने सालों तक उससे टकराने वाला उसका यह कट्टर दुश्मन मारा गया। यह सोचकर कि कुछ ही देर पहले उनकी आपस में लड़ाई हुई थी, उसे यह सब किसी मजाक जैसा लग रहा था। यह किसने किया? कैप्टन, मैंने 39 नंबर वाले का पीछा करते हुए यह पता लगाया है। यह आदमी उस जगह पर बहुत देर तक रुका हुआ था जहां साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर मारे गए। बहुत मुमकिन है कि जेड ड्रैगन पायरेट ग्रुप के वाइस कैप्टन ने बात पूरी भी नहीं की थी, लेकिन देवेश खन्ना पहले ही सब समझ गया था। एक पल के लिए स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के बैंगनी चोगे वाले सेक्ट मास्टर और नीले नकाब वाले उस हत्यारे का चेहरा उसके दिमाग में घूम गया। इस बार अंदर आने वालों में साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर को मारने की ताकत उसके हिसाब से सिर्फ इन्हीं दोनों में हो सकती थी, क्योंकि सिर्फ यही दोनों ऐसे थे जिनकी ताकत का वह अंदाजा नहीं लगा पाया था। नहीं, लेकिन जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसने दोबारा अपना सिर हिलाया। ये दोनों लगभग उसी समय अंदर आए थे जब वह आया था और उनके नंबर टॉप 10 में थे। अब यह 39 नंबर, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और छुपा रुस्तम यहां अंदर आ गया हो? देवेश खन्ना का चेहरा गंभीर हो गया और उसने तुरंत साउंड ट्रांसमिशन स्टोन उठाया। 39 नंबर का पीछा करना छोड़ दो। ग्रुप के जितने भी लोग अंदर आए हैं, सबको खबर कर दो कि वे सब मूर्तियां ढूंढने निकलें। जैसे ही तुम अपना टोकन मूर्ति के हाथ में मौजूद डंडे पर रखोगे, तुम्हें सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की कल्टीवेशन यादों वाला लिगेसी एसेंस ब्लड मिल जाएगा। यह सुनते ही जेड ड्रैगन पायरेट ग्रुप के वाइस कैप्टन का चेहरा खिल उठा। और हां, जिन लोगों ने पहले ही लिगेसी ब्लड हासिल कर लिया है, उनसे जितना हो सके दूर रहना। एक टोकन से सिर्फ एक ही लिगेसी मिल सकती है। हो सकता है कि ये लोग तुम्हारे टोकन छीनने आ जाएं। देवेश खन्ना ने दोबारा सख्त हिदायत दी। जेड ड्रैगन पायरेट ग्रुप के वाइस कैप्टन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने तुरंत सिर हिलाया। समझ गया कैप्टन, लगता है यहां हालात बहुत खराब होने वाले हैं। देवेश खन्ना ने अपनी आंखें सिकोड़ी और एक दिशा में तेजी से निकल गया। वहीं दूसरी ओर सीक्रेट रेल्म के अंदर समुद्र के किनारे एक बीच पर एक मूर्ति के सामने, क्या एक टोकन केवल एक लिगेसी से कनेक्ट हो सकता है? टोकन पर आ रही जानकारी को पढ़कर स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने अपनी भौहें हल्की सी ऊपर उठाईं। लगता है अगर मुझे और लिगेसीज चाहिए तो मुझे जाकर कुछ टोकन छीनने पड़ेंगे। उन्होंने दिखाई दे रहे कोऑर्डिनेट्स पर एक नजर डाली। 2 टोकन 39 नंबर और 40 नंबर और 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज लिगेसीज एक ही लोकेशन पर हैं। लगता है इस 39 नंबर वाले ने अपने लिए 2 कब्जा ली हैं। क्या किस्मत है इसकी। लगता है अब इस मास्टर के भी हाथ पैर खोलने का वक्त आ गया है। सीक्रेट रेल्म के अंदर एक जंगल में अपने सामने टूटकर बिखरती मूर्ति को देखते हुए नीले नकाब वाले आदमी ने एक हल्की सी मुस्कान दी। उसने पास ही जमीन पर पड़े अच्छे कपड़े पहने हुए एक अधेड़ उम्र के आदमी की लाश पर नजर डाली, जिसके शरीर में कई खंजर घुसे हुए थे, और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सच में तुम्हारे टोकन के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना इन 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज लिगेसीज को हासिल करने में मुझे शायद थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। कमीने, हम दोनों साफ तौर पर एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? अच्छे कपड़े पहने हुए उस अधेड़ आदमी ने मरते मरते दहाड़ कर कहा, मदद?
नीले नकाब वाला आदमी जोर से हंसा। मदद की बुनियाद सिर्फ फायदे पर टिकी होती है। जब फायदा मदद से बड़ा हो जाए तो स्वाभाविक है कि मदद का सौदा रद्द करना ही पड़ता है। और वैसे भी हमें जिसने यहां भेजा था वह जेड ड्रैगन पायरेट ग्रुप है, तुम नहीं। अच्छे कपड़े पहने हुए उस अधेड़ आदमी ने गुस्से में चीख कर कहा, कमीने, अगर तूने मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत की तो हमारा 1000 सी आइलैंड तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और तुम्हारे पीछे जो भी ताकत है तुम सब मारे जाओगे। ऐसा क्या? नीले नकाब वाले आदमी ने बेरुखी से मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर तुझे सबसे पहले मौत का मजा छक लेना चाहिए। यह कहते हुए उसने अपना हाथ हवा में घुमाया। अच्छे कपड़े पहने हुए उस अधेड़ आदमी के शरीर में घुसे कई खंजर अचानक दूर से ही झटके के साथ बाहर खींच गए और शरीर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। पफ्ट पफ्ट पफ्ट। इससे पहले कि वह अधेड़ आदमी सांस भी ले पाता, कई खंजर शू की आवाज करते हुए वापस उसके शरीर में बुरी तरह घुस गए। आह! वह अधेड़ आदमी दर्द से तड़प उठा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। नीले नकाब वाले आदमी के हाथ हिलाते ही खंजर फिर से बाहर निकले और फिर पफ्ट पफ्ट पफ, वे सभी एक बार फिर से उसके शरीर में घुस गए। आह! वह अधेड़ आदमी दर्दनाक आवाज में चीखा और चिल्लाया, रुक जाओ तुम! नीले नकाब वाले आदमी ने अपना हाथ हिलाना बंद नहीं किया। खंजर फिर से बाहर निकले, फिर से अंदर घुसे और बस इसी तरह बाहर निकलना, अंदर घुसना। दर्द का एक ऐसा अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया जिसका कोई अंत नहीं था, जब तक कि उस अधेड़ आदमी की चीखें शांत नहीं हो गईं और वह पूरी तरह से मर नहीं गया। मुझे अब निकलना चाहिए और कुछ टोकन छीनने चाहिए। उस अधेड़ आदमी की वीभत्स लाश की तरफ एक नजर भी डाले बिना नीले नकाब वाले आदमी ने मूर्ति के चकनाचूर होने के बाद बाहर तैरते हुए लिगेसी एसेंस ब्लड को इकट्ठा किया, फिर अपने टोकन की तरफ देखा और एक दिशा में तेजी से निकल गया। जंगल में एक बड़े पेड़ पर विक्रम पेड़ के तने से टिककर बैठ गया, अपनी निगली हुई मेडिसिनल पिल की ताकत को रिफाइन करते हुए अपने स्पिरिचुअल सेंस से आसपास के इलाके को स्कैन कर रहा था। थोड़ी ही देर में विक्रम ने अपने अंदर की सारी अशुद्ध हवा को बाहर छोड़ दिया। उसने अपने शरीर को स्ट्रेच किया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरा रिटर्न फिजिक सच में कमाल का है। ऐसी रिकवरी स्पीड देखकर तो शायद कोई इमोर्टल भी मेरी तारीफ कर दे। बस इतनी सी देर में मेडिसिनल पिल और रिटर्न फिजिक की सुपर हीलिंग ताकत की बदौलत उसके शरीर की खत्म हो चुकी स्पिरिचुअल ऊर्जा 70 से 80% तक वापस आ चुकी थी। वैसे सोचने वाली बात है, इतना वक्त हो गया पर कोई मुझे ढूंढने क्यों नहीं आया? विक्रम ने आसपास स्कैन किया। उसे थोड़ी हैरानी हो रही थी। आखिरकार उसके कोऑर्डिनेट्स रियल टाइम में सबके सामने खुले हुए थे और अब तो 2 सेट कोऑर्डिनेट्स थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पता चल गया हो कि मैंने साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर को मार डाला है? विक्रम को लगा कि ऐसा होना मुमकिन है। वह पहले उस झील के पास बहुत देर तक रुका था। उसे अंदाजा था कि तब तक कई लोग वहां पहुंच चुके होंगे और उन्होंने साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर की लाश देख ली होगी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि अनजाने में ही लोगों के दिलों में मेरा इतना खौफ बैठ जाएगा। विक्रम हंसा और उसने अपना सिर हिलाया। उसने टोकन पर नजर डाली। इस वक्त उसे मिली हुई लिगेसीज को मिलाकर 10 से ज्यादा मूर्तियों की लिगेसीज पहले ही ली जा चुकी थीं। मुझे जल्दी से अगली मूर्ति ढूंढनी होगी। अभी उसके पास साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर का एक खाली टोकन पड़ा था, जिसे इस्तेमाल करके वह सीधे एक और सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की लिगेसी हासिल कर सकता था। वह बस निकलने ही वाला था। तुम्हारे शिष्य विशाल ने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के 6ठे लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। 100 गुना रिटर्निंग एनर्जी प्राप्त हुई। अचानक शरीर में उमड़ी इस एनर्जी ने विक्रम को चौंका दिया। फिर उसने मजाकिया अंदाज में अपना सिर हिलाया। ये गोलू भी ना ब्रेक थ्रू करने का क्या सही टाइम ढूंढता है? यह कोई हैरानी की बात नहीं थी। विशाल कुछ समय से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 5वें लेवल पर अटका हुआ था और उसके अंदर इकट्ठा हुई एनर्जी उस हद तक पहुंच चुकी थी कि वह 6ठे लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सके। तुम्हारे शिष्य ध्रुव ने ऊर्जा रिफाइनमेंट स्टेज के 8वें लेवल से पीक 10वें लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। 100 गुना रिटर्निंग एनर्जी प्राप्त हुई। इस बार जो रिटर्निंग एनर्जी उसे मिली उसने विक्रम को पूरी तरह सन्न कर दिया। ध्रुव ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया? विक्रम ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। उसे इस बात पर हैरानी नहीं थी कि ध्रुव ब्रेक थ्रू कर सकता है।
ध्रुव ऊर्जा गैदरिंग टावर में कल्टीवेशन कर रहा था और रोजाना भारी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स सोख रहा था। हालांकि उसका लेवल अभी भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के 8वें लेवल पर था, लेकिन ध्रुव बहुत पहले ही ब्रेक थ्रू करने के लिए अपने शरीर में काफी एनर्जी जमा कर चुका था। एनर्जी को इस तरह स्टोर करने का तरीका ध्रुव के ड्रैगन ब्लड सैक्रेड बॉडी का एक बहुत ही खास टैलेंट था। यह उसे उस एनर्जी को कुछ समय के लिए स्टोर करने की ताकत देता था जिसे वह तुरंत इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, या वह एनर्जी जो उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में एक्स्ट्रा बच जाती थी, ताकि बाद में जब ब्रेक थ्रू की जरूरत पड़े तो वह उसे सोख सके। ध्रुव ने खुद आगे बढ़कर एक बार इस बारे में उससे बात भी की थी। ध्रुव को लग रहा था कि उसका फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसे डर था कि भविष्य में उसकी नींव कमजोर न रह जाए, इसलिए वह एक मजबूत नींव बनाने के लिए फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के 8वें लेवल पर रुकना चाहता था। उसका प्लान था कि ब्रेक थ्रू की कोशिश करने से पहले वह थोड़ी और एनर्जी जमा कर ले। उस वक्त विक्रम ने उसकी बात मान ली थी। भले ही रिटर्निंग ऊर्जा पाना उसका एक मकसद था, लेकिन वह यह भी चाहता था कि उसके शिष्य की नींव चट्टान जैसी मजबूत हो, ताकि वह भविष्य में और भी ऊंचे मुकाम हासिल कर सके। रिटर्निंग ऊर्जा पाने के लिए शिष्य बनाना पक्के तौर पर एक वजह थी, लेकिन जब उसने किसी को अपना शिष्य बना लिया था तो उन्हें ताकतवर बनाने की जिम्मेदारी भी उसकी थी। इससे उसकी अपनी रिटर्निंग ऊर्जा का भी फायदा होता था। इसलिए डिसाइपल कंपटीशन से पहले फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के 8वें लेवल तक पहुंचने के बाद ध्रुव ने पहले ही इस तरह से एनर्जी जमा करना शुरू कर दिया था। यह कोई अजीब बात नहीं थी कि अब वह सीधे पीक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंच सकता था, लेकिन उस समय ध्रुव ने उसे जो बताया था उसके हिसाब से वह ब्रेक थ्रू की कोशिश करने से पहले कम से कम 1.5 महीने का और इंतजार करना चाहता था, जो कि इमॉर्टल सीक्रेट रेल्म के खुलने से ठीक पहले का वक्त था। अब क्या कोई गड़बड़ हो गई है? विक्रम का दिल धक से रह गया। चूंकि ध्रुव ने उसे खुद यह बात बताई थी, इसलिए वह अपनी मर्जी से जल्दबाजी में ऐसा ब्रेक थ्रू बिल्कुल नहीं करेगा। उसके अभी ब्रेक थ्रू करने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती थी कि वह किसी मुसीबत में फंस गया है। ध्रुव के ब्रेक थ्रू को विशाल के ब्रेक थ्रू से जोड़ते हुए विक्रम ने तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच लीं, चाहे वह कोई भी हो। अगर किसी ने उसके शिष्य के एक बाल को भी छूने की जुर्रत की तो वह उसके पूरे खानदान को मिटाकर रख देगा। लेकिन जिस बात ने उसे थोड़ी तसल्ली दी वह यह थी कि वह अभी भी क्लाउड वन के साथ उस हल्के से कनेक्शन को महसूस कर सकता था, जिसका मतलब था कि क्लाउड वन अभी तक तबाह नहीं हुआ था। चूंकि यह तबाह नहीं हुआ था तो इसका मतलब था कि ध्रुव और बाकी दोनों अभी तक किसी जानलेवा खतरे में नहीं पड़े थे। यह सोचकर कि ध्रुव और बाकी दोनों के पास एक डिसाइपल प्रोटेक्शन टैलिस्मैन सुरक्षा तावीज भी है, विक्रम को थोड़ी राहत मिली। लेकिन उसे जल्द से जल्द इस सीक्रेट रेल्म से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। एक गहरी सांस लेते हुए और अपनी घबराहट को दबाते हुए विक्रम ने अगली मूर्ति की तरफ जाने के लिए टोकन के इशारों पर चलना शुरू कर दिया। इस विशाल सीक्रेट रेल्म में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। चूंकि इस हाई प्रीस्ट ने 36 मूर्तियां लगाई थीं, तो यह तय था कि इन 36 मूर्तियों की सारी लिगेसीज लिए जाने के बाद कुछ न कुछ तो जरूर होगा। उसे नहीं पता था कि तब बाहर निकलने का रास्ता सामने आएगा या नहीं, लेकिन इस सीक्रेट रेल्म में पागलों की तरह भटकने से तो यह बेहतर ही था। रास्ते में चलते चलते विक्रम अपने दिमाग में कई बातें सोच रहा था। स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के ग्रैंड एल्डर और बाकी लोग वहां मौजूद थे और क्लाउड वन उनकी हिफाजत कर रहा था। ध्रुव और बाकी दोनों के मुसीबत में फंसने की बहुत कम ही वजहें हो सकती थीं जो वह सोच पा रहा था। क्या यह स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट का 3rd एल्डर हो सकता है? यह ख्याल आते ही उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। चूंकि वह इंसान इतने सालों तक स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट में छिपा हुआ था, तो उसका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था। इसके अलावा उस इंसान ने उसे सेक्ट ग्रैंड कंपटीशन में बुलाया था और उसने कंपटीशन के बाद उनसे मिलने का वादा भी किया था। ऐसे हालात में उस इंसान के हमला करने की कोई वजह नहीं बनती थी। स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के बाकी लोगों में से सिर्फ राघव पर ही शक जा सकता था, लेकिन विक्रम ने तुरंत उसे भी दिमाग से निकाल दिया। ऐसा नहीं था कि वह राघव को कमजोर समझता था, लेकिन सच तो यह था कि राघव कुछ ज्यादा ही कमजोर था।
गोल्डन कोर स्टेज के पीक माइनर अचीवमेंट पर होते हुए क्लाउड वन का होना तो दूर की बात है। अगर सिर्फ ध्रुव और बाकी दोनों भी उसके खिलाफ एक साथ लड़ें तो वे आसानी से उसे हरा सकते थे। आखिरकार वे समुद्र में थे, जो नीरा के लड़ने की सबसे बेहतरीन जगह थी। भले ही कोई पीक गोल्डन कोर स्टेज का मास्टर हमला कर दे, जब तक कि उन्हें चारों तरफ से घेर कर फंसा न लिया जाए, नीरा की ताकत उसे, ध्रुव और दूसरे को वहां से सुरक्षित निकाल कर ले जा सकती थी। उसे जिस बात का डर था वह किसी नेसेंट सोल स्टेज मास्टर का बीच में आ जाना था। और स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के थर्ड एल्डर को छोड़ दें तो बाकी लगभग सभी नेसेंट सोल मास्टर इस सीक्रेट रेल्म में आ चुके थे। रुको! अचानक एक चेहरे के बारे में सोचकर विक्रम की आंखें तेज हो गईं। साउथ सी सेक्ट के ग्रैंड एल्डर। वह आदमी इस सेक्ट ग्रैंड कंपटीशन में नजर नहीं आया था। उसने अंदाजा लगाया कि वह आदमी शायद अपनी चोटों से उबर रहा होगा और नहीं चाहता होगा कि विक्रम उसे पहचान ले। लेकिन वह आदमी यकीनन साउथ सी सेक्ट के अंदर ही था। भले ही उनके घाव पूरी तरह से न भरे हों, फिर भी एक नेसेंट सोल मास्टर के रूप में उनकी आधी ताकत भी किसी गोल्डन कोर स्टेज के सामने बहुत भारी थी। बेशक वह खुद एक गोल्डन कोर स्टेज मास्टर था, लेकिन उसकी बात अलग थी। यह ख्याल आते ही विक्रम की आंखों में एक खौफनाक ठंडक उतर आई। अब साउथ सी सेक्ट का नामो निशान मिटने वाला है। चाहे उस आदमी ने ध्रुव और बाकी दोनों पर हमला किया हो या नहीं, वह इस सीक्रेट रेल्म से बाहर निकलते ही साउथ सी सेक्ट को तबाह कर देगा। अपने दिमाग में चल रहे ख्यालों को कुछ देर के लिए किनारे करते हुए विक्रम ने सामने देखा। तीसरी विजार्ड स्टैच्यू थोड़ी ही दूरी पर दिखाई देने लगी थी। इस बार यह जंगल में एक वाटरफॉल के पास थी। शू! जैसे ही विक्रम पास पहुंचा, एक और व्यक्ति दूसरी दिशा से आ पहुंचा और वे दोनों एक दूसरे से टकरा गए। उस आदमी को देखकर विक्रम थोड़ा हैरान हुआ। साउथ माउंटेन सेक्ट के थर्ड एल्डर। उसके सामने खड़ा व्यक्ति साउथ माउंटेन सेक्ट का थर्ड एल्डर था, जो पिछली एक्सचेंज मीट में दूसरे स्थान पर रहा था। उसने इस आदमी को साउथ माउंटेन सेक्ट के उन एल्डर्स के बीच नहीं देखा था जिन्हें उसने पहले मारा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह यहां उससे टकरा जाएगा। तो तुम हो! उसे देखते ही साउथ माउंटेन सेक्ट के थर्ड एल्डर के चेहरे का रंग उड़ गया और बिना कुछ सोचे समझे वह मुड़ा और भागने लगा। पहले इस पानी के नीचे वाली ट्रेजर केव में दाखिल होते समय वह साउथ माउंटेन सेक्ट के बाकी एल्डर से अलग हो गया था और साउथ माउंटेन सेक्ट के सेक्ट मास्टर के साथ सबसे गहराई वाली इस जगह पर जाने का फैसला किया था। अंदर आने के बाद उसने साउथ माउंटेन सेक्ट के सेक्ट मास्टर से कांटेक्ट करने के लिए एक खास तरह के साउंड ट्रांसमिशन स्टोन का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने अपने सेक्ट मास्टर के पीछे जाने के बजाय अकेले ही जगह खंगालने का फैसला किया। आखिरकार इतने बड़े सीक्रेट रेल्म में हर तरफ खजाने का होना पक्का था। अगर सेक्ट मास्टर आसपास होते तो उसे सब कुछ उन्हें सौंपना पड़ता। अकेले खजाने ढूंढने से बेहतर और क्या हो सकता था। लेकिन बहुत देर तक खाक छानने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। उल्टे अचानक उसके टोकन पर एक मैसेज आया। किसी ने सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की लिगेसी हासिल कर ली है। यह देखते ही उसकी आंखें लालच से चमक उठीं और वह बिना रुके उस जगह की तरफ दौड़ पड़ा। चूंकि दूरी काफी ज्यादा थी, वह बस अभी अभी ही यहां आसपास पहुंचा था। रास्ते में उसने यह भी नोटिस किया कि 39 नंबर वाला काफी देर तक किसी एक जगह पर रुका था और फिर उसने 40 नंबर वाले का पीछा किया, जिसने भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की लिगेसी हासिल कर ली थी। अपने अंदाजे के हिसाब से उसे लगा कि जिन दो लोगों ने सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की लिगेसी हासिल की है, वे पक्का आपस में लड़ रहे होंगे। उसे पता था कि पीक गोल्डन कोर स्टेज की अपनी ताकत के साथ वह सीक्रेट रेल्म में आए लोगों में सबसे नीचे वालों में से एक था। अगर 39 नंबर और 40 नंबर वाले अब आपस में लड़ रहे थे, तो शायद उसे इस लड़ाई का फायदा उठाने का मौका मिल जाए। वह जोश में भागा चला आया, बस यही सोचकर कि यह विक्रम क्यों है? क्या वहां दो लोग नहीं थे? और वैसे भी क्या यह लड़का पहले ही सिंघानिया फैमिली के लोगों को मारकर वहां से चला नहीं गया था? साउथ माउंटेन सेक्ट के थर्ड एल्डर की हालत खराब थी। उसका दिमाग बुरी तरह से चकरा रहा था। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, यहां से भागो। अगर सिंघानिया फैमिली के लोगों को भी विक्रम ने इतनी आसानी से काट डाला था, तो उसकी क्या औकात थी? हम तो पुराने जान पहचान वाले हैं,
क्या हमें एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछना चाहिए? इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, अचानक उसकी आंखों के सामने एक चमक हुई और मुस्कुराता हुआ विक्रम पहले ही उसके सामने खड़ा था। वह तुरंत फिर से भागने के लिए मुड़ा। विक्रम उसे वह मौका कैसे दे सकता था? उसने स्वॉर्ड ऊर्जा की एक लहर से सामने वाले को सीधे नीचे गिरा दिया। फिर उसके ऊपर पैर रखकर उसे दबाते हुए अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और पूछा, तुम्हारे सेक्ट मास्टर कहाँ हैं? बोलते हुए विक्रम का स्पिरिचुअल सेंस आसपास फैल गया, लेकिन उसे वहां किसी और की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। मुझे नहीं पता। उस ट्रेजर केव के लोहे के दरवाजे से गुजरने के बाद मैं और सेक्ट मास्टर अलग हो गए थे। तलवार की नोक अपनी गर्दन पर छूते ही साउथ माउंटेन सेक्ट के थर्ड एल्डर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों में खौफ भरा था और उसने जल्दी से जवाब दिया, तो फिर तुम्हारे सेक्ट मास्टर का एंट्री नंबर क्या था? 10 नंबर। सेक्ट मास्टर का नंबर 10 है। 10 नंबर है ना? विक्रम ने अपनी भौहें ऊपर की और एक पफट की आवाज के साथ सामने वाले के दिल में अपनी तलवार आर पार कर दी। तुम? साउथ माउंटेन सेक्ट के थर्ड एल्डर का मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी आंखों में हैरानी भरी थी। क्या उन्होंने उसे बता नहीं दिया था? मरने से पहले सामने वाला क्या सोच रहा था, इसकी परवाह किए बिना उस आदमी की आखिरी सांस टूटते ही विक्रम ने उसके शरीर से टोकन और स्टोरेज रिंग निकाल ली। एक और टोकन। टोकन को देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ विक्रम मूर्ति की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी उसकी नजरों ने अपने पैरों के नीचे की परछाई में एक हल्की सी हलचल पकड़ ली। वह थोड़ा सा ठिठका। वह मूर्ति की तरफ चलता रहा, लेकिन साथ ही उसने बड़ी चालाकी से परछाई को देखने के लिए इमोर्टल आई आर्ट का इस्तेमाल किया। हाई प्रीस्ट स्पिरिट बॉडी। स्थिति पीक ग्रोथ स्टेज। 2 ग्रोथ स्टेज स्पिरिट बॉडीज को निगल चुका है, तेजी से बढ़ रहा है। आधे घंटे में यह मैच्योर स्टेज में पहुंच जाएगा। लेवल स्मॉल कंप्लीशन ऑफ गोल्डन कोर स्टेज। सुझाव, मैच्योर होने के बाद इसे बाहर निकालने और निगलने के लिए रिटर्निंग ऊर्जा का इस्तेमाल करें। यह नजारा देखकर वह चौंक गया। बस इतनी सी देर में यह स्पिरिट बॉडी पहले ही गोल्डन कोर लेवल की मैच्योर स्टेज में पहुंचने वाली थी। 2 ग्रोथ स्टेज स्पिरिट बॉडीज को निगल लिया। यह जानकारी पढ़ते हुए विक्रम चुपचाप सोचने लगा, क्या ऐसा हो सकता है कि जब उसने अंदर आए दूसरे लोगों को मारा तो उन लोगों से जुड़ी स्पिरिट बॉडीज को भी उससे जुड़ी स्पिरिट बॉडी ने निगल लिया हो? वह इसी नतीजे पर पहुंचा था क्योंकि सीक्रेट रेल्म में आने के बाद से उसने ठीक 2 लोगों को मारा था। एक था साउथ सी सेक्ट का सेक्ट मास्टर और दूसरा था सामने पड़ा साउथ माउंटेन सेक्ट का थर्ड एल्डर। जहां तक पहले मारे गए एक्सट्रीम फायर केव के ग्रैंड एल्डर की बात है, उन्हें साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने मारा था। अगर ऐसा था तो उसे हाई प्रीस्ट का इरादा कुछ कुछ समझ आ रहा था। सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की लिगेसी के लिए खास तौर पर 36 मूर्तियां लगाने और लिगेसी मिलने पर कूनर्डिनेट्स सबके सामने लाने का नियम शायद इसलिए बनाया गया था ताकि अंदर आए लोग आपस में लड़ मरें। इस तरह एक स्पिरिट बॉडी दूसरी को निगलेगी, जिससे स्पिरिट बॉडी लगातार ताकतवर होती जाएगी। स्पिरिट से जुड़े उस लोहे के दरवाजे के अंदर जो हाई प्रीस्ट अभी सो रहा था, उसे यकीनन नौकरों की कोई फौज नहीं चाहिए थी, बल्कि एक अकेला बेहद ताकतवर नौकर चाहिए था। सीधे शब्दों में कहें तो एक बेहद ताकतवर शरीर। आखिरकार हाई प्रीस्ट जब चाहे तब नौकरों को पजेस कर सकता था। अब समझ में आया। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और परछाई पर एक नजर डालते ही उसके अंदर इंतजार की एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। आधे घंटे में इसे निगल लिया जाएगा। उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई और वह तेजी से वाटरफॉल के पास वाली उस मूर्ति की तरफ बढ़ गया। उसकी परछाई में छिपी हाई प्रीस्ट स्पिरिट बॉडी ने उसकी मुस्कान देखी और मन ही मन एक खौफनाक हंसी हंसी। ऐसा नायाब शरीर, तुम जल्दी ही मेरे होने वाले हो। एक इंसान और एक स्पिरिट बॉडी, दोनों अपने अपने खौफनाक इरादे छिपाए हुए थे। अब प्रवेशकर्ता नंबर 1 ने सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर्पल शमन लिगेसी हासिल कर ली है। उसके कूनर्डिनेट्स हैं। टोकन पर आई इस नई जानकारी को देखकर स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर, नीले नकाब वाले आदमी, साउथ माउंटेन सेक्ट के सेक्ट मास्टर और सीक्रेट रेल्म के अलग अलग हिस्सों में मौजूद नेसेंट सोल स्टेज के दूसरे कल्टीवेटर्स, सभी की भौहें ऊपर उठ गईं। लेकिन जब उन्होंने अपने टोकन पर प्रवेशकर्ता नंबर 19 और नंबर 40 के कूनर्डिनेट्स देखे
तो वे सभी एक साथ सुन्न पड़ गए। शुरुआत में अंदर आने वाले सभी लोग जानते थे कि प्रवेशकर्ता नंबर 1 साउथ सी सेक्ट का सेक्ट मास्टर था, क्योंकि वही सबसे पहले उस लोहे के दरवाजे में घुसा था। लेकिन असली सवाल यह था कि साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर के कोऑर्डिनेट्स अब नंबर 29 और नंबर 40 के साथ एक ही जगह पर क्यों दिखा रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है कि साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने उन दोनों को मार डाला हो, उनके टोकन छीन लिए हों और अब उसके पास 3 लेगेसीज हों? लेकिन दोबारा सोचने पर बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। अगर ऐसा ही था तो क्या साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर के नंबर 1 वाले टोकन को लेगेसी हासिल करने में बहुत ज्यादा देर नहीं हो गई थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उन दोनों में से किसी एक ने, नंबर 29 या नंबर 40 ने? इस बात का एहसास होते ही नेसेंट सोल स्टेज ग्रुप के सभी लोगों के चेहरे बेहद गंभीर हो गए। अगर ऐसा था तो इसका मतलब था कि इस सीक्रेट रेल्म में कोई बेहद खौफनाक इंसान आ चुका है। यह सोचते ही कई नेसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर्स चुपचाप सतर्क हो गए। देवेश खन्ना, जो एक बंजर जमीन पर था, उसने बिना एक पल गंवाए एक खास साउंड ट्रांसमिशन स्टोन उठाया। सब लोग प्रवेशकर्ता नंबर 29 से दूर रहना। पहले उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था, लेकिन अब साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर के टोकन को लिगेसी से कनेक्ट होते देख उसे पूरा यकीन हो गया था कि साउथ सी सेक्ट का सेक्ट मास्टर प्रवेशकर्ता नंबर 29 के हाथों मारा गया है। एक ऐसा मास्टर जो साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर को मार सके? देवेश खन्ना का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। दूसरी जगह स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर टोकन पर मौजूद जानकारी को घूर रहे थे। उनकी आंखों में भी गंभीरता की एक झलक साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन यह देखकर कि 3 लिगेसीज हासिल करने वाले इस अनजान मास्टर के अलावा कई और लोगों ने एक साथ 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज लिगेसीज हासिल कर ली थीं, उन्हें थोड़ा बुरा लग रहा था। आइलैंड से यहां तक आते हुए वह पहले ही कई मूर्तियां देख चुके थे, लेकिन कोई टोकन नहीं मिला। अंदर आने वाले दूसरे इंसान के रूप में उनका नंबर 2 कुछ ज्यादा ही साफ नजर आ रहा था। कोई भी उनसे पंगा लेकर उन्हें लूटना नहीं चाहता था। पूरी तलाशी के दौरान उन्हें एक भी इंसान नहीं दिखा। उनके कोऑर्डिनेट्स करीब आते देख शायद वे सब पहले ही भाग खड़े हुए थे। वह मूर्तियां ढूंढ सकते थे, लेकिन उन्हें टोकन छीनने के लिए कोई इंसान ही नहीं मिल रहा था। काश वह लड़का भी यहां होता। स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर विक्रम के चेहरे को याद किए बिना नहीं रह सके। पता नहीं क्यों उन्हें लग रहा था कि अगर विक्रम यहां होता तो वह पक्के तौर पर इस जगह पर अपना दबदबा बना लेता। शायद एक ही बार में 8 या 10 सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज लिगेसीज भी हासिल कर लेता। सीक्रेट रेल्म में एक वाटरफॉल के ऊपर अच्छो विक्रम, जिसने अभी अभी अपना तीसरा लिगेसी एसेंस ब्लड रखा था और वहां से निकलने की तैयारी कर रहा था, उसे अचानक छींक आ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछली बार अपने गोल्डन कोर स्टेज के ब्रेक थ्रू के दौरान उसने जो अजीब सी धूल सूंघी थी, उसका असर अभी भी बाकी था? विक्रम ने अपनी नाक रगड़ी। उसने अपना सिर हिलाया और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत टोकन के इशारों पर चलते हुए अगली मूर्ति की तरफ उड़ चला। इस बार दूरी थोड़ी कम थी। हवा में तलवार पर उड़ते हुए सिर्फ 2 मिनट बाद ही विक्रम को दूर से ही वह मूर्ति दिखाई दे गई। क्रैक! लेकिन जैसे ही उसने उसे दूर से देखा, वह मूर्ति उसकी आंखों के सामने चकनाचूर हो गई। वह एक पल के लिए सन्न रह गया। वह तुरंत होश में आया और उसने देखा कि मूर्ति के ठीक सामने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। यह सच में काम करता है। उस आदमी की आंखों में एक खुशनुमा हैरानी थी। लेकिन जब उसने अपने टोकन पर नंबर 1, नंबर 29 और नंबर 40 के कोऑर्डिनेट्स देखे तो उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। उसने हड़बड़ाहट में लिगेसी एसेंस ब्लड को रखा और पूरी स्पीड से दूर भाग निकला। मैं पकड़ा गया? विक्रम हैरान था। खैर, उसके कोऑर्डिनेट्स तो हमेशा से सबके सामने थे, लेकिन क्या वह आदमी कुछ ज्यादा ही तेज नहीं भाग रहा था? हल्के से सिर हिलाते हुए उसने तुरंत उसका पीछा किया। वह अपनी आंखों के सामने से एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज एसेंस ब्लड लिगेसी को इस तरह फिसलते हुए बिल्कुल नहीं देखने वाला था। उसने स्पीड शब्द लिखने के लिए कमांड ब्रश का इस्तेमाल किया और उसका पूरा शरीर अपनी पूरी ताकत के साथ रफ्तार पकड़ चुका था। वह हट्टा कट्टा आदमी धीमा नहीं था, लेकिन विक्रम के आगे वह दूरी अभी भी तेजी से कम हो रही थी। सिर्फ आधे मिनट में ही कई मीलों की दूरी सिकुड़कर 100 मीटर से भी कम रह गई थी। लानत है! यह देखकर कि वह भाग नहीं सकता,
उस आदमी ने दांत पीसे और एक लोहे की गेंद निकाली। उसमें थोड़ी सी स्पिरिचुअल ऊर्जा डालने के बाद उसने उसे बहुत दूर पीछे विक्रम की तरफ फेंक दिया। लोहे की गेंद देखने में बहुत आम लग रही थी। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। लाइटनिंग स्पिरिट बॉल। विवरण: एक ऐसा हथियार जिसमें भारी मात्रा में खौफनाक बिजली की एनर्जी भरी होती है। स्पिरिचुअल ऊर्जा डालने के बाद इसे फेंका जा सकता है, जिससे बिजली की एनर्जी का एक भयानक धमाका होता है। उसकी इमॉर्टल मास्टर हेवनली आई से मिली जानकारी अभी अभी सामने आई थी। बूम! लोहे की गेंद से बिजली की स्पिरिचुअल ऊर्जा एनर्जी की एक खौफनाक लहर उठी जो चारों तरफ फैल गई। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया और उसने तेजी से रिटर्निंग ऊर्जा की एक लहर छोड़कर खुद को बचाया। बैंग! लेकिन इस धमाके की ताकत इतनी भयंकर थी कि उसकी रिटर्निंग ऊर्जा बुरी तरह कांपने लगी और उसे कई मीटर पीछे धकेल दिया। विक्रम थोड़ा हैरान था। इस धमाके की ताकत किसी नैसेंट सोल स्टेज माइनर अचीवमेंट मास्टर की ताकत के 50 या 60% से किसी भी कीमत पर कम नहीं होगी। आगे देखा तो उस आदमी ने धमाके की वजह से हुई देरी का फायदा उठाया था और एक ही पल में उन दोनों के बीच 200 मीटर से ज्यादा की दूरी बना ली थी। हे! विक्रम ने हल्की सी हंसी दी। उसकी आंखों से एक तेज चमक गुजरी। उसने सीधे अपनी उड़ने वाली तलवार से छलांग लगा दी और कमांड ब्रश की रफ्तार के साथ अपग्रेडेड एज्योर ओरिजिन स्टेप्स का इस्तेमाल किया और एक पल के लिए हवा में उड़ने वाली तलवार से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ गया। पलक झपकते ही उसने एक बार फिर उस दूरी को 100 मीटर के अंदर कर लिया। यह अभी भी अपनी रफ्तार कैसे बढ़ा सकता है? उस आदमी का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया। उसने दांत पीसते हुए एक और लोहे की गेंद निकाली, पीछे मुड़ा और थोड़ी सी स्पिरिचुअल ऊर्जा डालकर उसे फेंक दिया। स्नैप! इस बार विक्रम पूरी तरह तैयार था। इससे पहले कि वह गेंद फट पाती, उसने दूर से ही रिटर्निंग ऊर्जा का एक ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि गेंद हवा में उड़ गई। बूम! वह गेंद 100 मीटर से भी ज्यादा दूर जंगल के पेड़ों के बीच जाकर फटी। विक्रम की रफ्तार पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा और उसने तेजी से उस आदमी को पकड़ लिया और उसके पीछे 10 मीटर के दायरे में पहुंच गया। वह आदमी घबरा गया। उसने सीधे फेंकने के लिए 2 लोहे की गेंदें निकालीं, लेकिन इस बार विक्रम ने उसे फेंकने का कोई मौका ही नहीं दिया। स्विश! क्लाउड हेवन स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़कर उसने सीधे स्वॉर्ड ऊर्जा की एक खौफनाक लहर छोड़ दी। पूछी! वह उस आदमी की पीठ पर जा लगी। आह! एक दर्दनाक चीख के साथ वह आदमी तुरंत हवा से जमीन पर आ गिरा। विक्रम एक पल में उसके सामने पहुंच गया। बैंग! उसने उस आदमी को पास के एक बड़े पेड़ पर लात मारकर गिरा दिया और अपने पैर से उसे तने से मजबूती से दबा दिया। उस आदमी के मुंह से खून बहने लगा और विक्रम को देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे इस तरह खौफ से कांपता हुआ देखकर विक्रम ने अपनी भौहें सिकोड़ी। हम एक दूसरे को तो नहीं जानते, है ना? तुम मुझे देखते ही क्यों भागने लगे? क्या मैं तुम्हें इतना खौफनाक लगता हूं? उस आदमी का मुंह फड़फड़ाया। साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर को मारने वाले इंसान से वह खौफ कैसे नहीं खाएगा? वह जेड ड्रैगन पायरेट ग्रुप का मेंबर था और उसे पहले ही अपने कैप्टन से हुक्म मिल चुका था। अभी अभी जब उसे विक्रम के कून ऑर्डिनेट्स पास ही दिखाई दिए तो पहले वह भागना चाहता था, लेकिन मूर्ति ठीक उसके सामने थी। वह सच में इसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने सोचा था कि वह लिगेसी एसेंस ब्लड लेगा और तुरंत वहां से रफ्फू चक्कर हो जाएगा, लेकिन किसने सोचा होगा? उसका चेहरा कड़वाहट से भर गया और उसने हड़बड़ाहट में अपनी आस्तीन से पहले से डायल किया हुआ एक खास साउंड ट्रांसमिशन स्टोन निकाला और बोला, हमारे कैप्टन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कैप्टन? यह सुनकर विक्रम ने अपनी भौहें ऊपर की। वह तुरंत समझ गया कि यह आदमी जेड ड्रैगन पायरेट ग्रुप का है। उसने उस खास साउंड ट्रांसमिशन स्टोन की तरफ देखा। बको, क्या कहना है? तुम! यह सुनकर उस आदमी की आंखों में गुस्सा भर आया। उसकी इतनी हिम्मत कि वह उनके कैप्टन से इस तरह बात करे। विक्रम ने अपने पैर से दबाव बढ़ाया, जिससे उस आदमी का गुस्सा चीखों में बदल गया और वह खून खांसने लगा। महानुभाव, कृपया रुक जाइए। खास साउंड ट्रांसमिशन स्टोन से एक अधेड़ उम्र की आवाज आई। मैं जेड ड्रैगन पायरेट ग्रुप का कैप्टन देवेश खन्ना हूं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारे मेंबर की जान बख्श दें। इसके बदले में हमारे मेंबर ने जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज लिगेसी हासिल की है वह आपकी होगी।
मेरी होगी? विक्रम अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तुम्हारा आदमी पहले ही मेरे कब्जे में है। यह लिगेसी और तुम्हारे इस गुर्गे के पास मौजूद हर एक चीज पहले ही मेरी हो चुकी है। इसे सौदे के तौर पर इस्तेमाल करना। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? साउंड ट्रांसमिशन स्टोन के दूसरी तरफ देवेश खन्ना का मुंह गुस्से से फड़फड़ाया और उसने भारी आवाज में कहा, तो फिर आपको क्या चाहिए? यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, विक्रम ने बेरुखी से कहा। मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूं। अगर तुम नहीं बोले तो मैं फोन काट रहा हूं। 10, 9। महानुभाव रुकिए, देवेश खन्ना ने हड़बड़ाहट में कहा। 7, 6, 5। लेकिन विक्रम ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और गिनती जारी रखी। 3 लाख, देवेश खन्ना ने जल्दी से कहा। यह मास्टर मेरे गुर्गे की जान बचाने के लिए 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स देने को तैयार है। 3 लाख? क्या तुम किसी भिखारी को टरकाने की कोशिश कर रहे हो? विक्रम ने बिना किसी लिहाज के कहा। 10 लाख स्पिरिट स्टोन्स और 2 शर्तें, तब जाकर मैं तुम्हारे इस गुर्गे को छोड़ूंगा। महानुभाव, कृपया अपनी हद पार मत कीजिए। देवेश खन्ना को गुस्सा आ रहा था। अगर तुम्हें नहीं देना तो भूल जाओ। यह कहते हुए विक्रम ने स्पिरिचुअल ऊर्जा की एक लहर छोड़ी और उस खास साउंड ट्रांसमिशन स्टोन को जबरदस्ती बंद करने की तैयारी करने लगा। मैं दूंगा, यह मास्टर देगा। दूसरी तरफ देवेश खन्ना ने साफ तौर पर इसे भांप लिया और हड़बड़ाहट में चीखा। तब जाकर विक्रम ने अपनी स्पिरिचुअल ऊर्जा वापस ली और मुस्कुराते हुए कहा, कैप्टन खन्ना, बहुत दरियादिल हैं आप। दूसरी तरफ देवेश खन्ना का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसे नहीं पता था कि विक्रम कौन है, लेकिन साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर को मार सकने का सीधा सा मतलब था कि उसकी ताकत यकीनन उससे एक लेवल ऊपर थी। वह ऐसे इंसान से कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। इसीलिए उसने पहले ही अपने गुर्गों को हिदायत दी थी कि वे सामने वाले से दूर रहें। उसने यह बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि उसकी खबर के 2 मिनट बाद ही कोई बेवकूफ पकड़ा जाएगा। किस्मत अच्छी थी कि यह बेवकूफ पूरी तरह से गधा नहीं था और उसे इतना दिमाग था कि पकड़े जाने से पहले उसे तुरंत उस खास साउंड ट्रांसमिशन स्टोन से कांटेक्ट करना था, वरना वह पक्का मारा जाता। अब जो लोग सीक्रेट रेलम में घुस सकते थे वे सभी उनके जेड ड्रैगन पायरेट ग्रुप के सबसे खास मेंबर्स थे। वे एक को भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। लेकिन 10 लाख स्पिरिट स्टोन्स, देवेश खन्ना का चेहरा देखने लायक था। अगर इतने स्पिरिट स्टोन्स निकाले गए तो उनके पायरेट ग्रुप को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। आखिरकार पिछली बार उस बेवकूफ देवेश खन्ना को स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के 9th एल्डर ने लगभग 5 लाख स्पिरिट स्टोन्स का चूना लगा दिया था। अब उनके पायरेट ग्रुप के पास ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स बचे ही नहीं थे। मुझे पहले इसे बातों में उलझाना होगा, वह ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक उसे विक्रम की आवाज सुनाई दी। कैप्टन खन्ना, एक कसम खाओ। अगर तुमने मुझसे किया हुआ वादा पूरा नहीं किया तो तुम्हारा डाव हार्ट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और भविष्य में तुम्हारा कल्टीवेशन कभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तुम? देवेश खन्ना की आंखें फटी रह गईं। क्या हुआ? विक्रम ने बेरुखी से साउंड ट्रांसमिशन स्टोन से कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि कैप्टन खन्ना मुझे बेवकूफ बनाने की फिराक में हो? तो फिर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि यह सौदा। रुकिए, यह भांपते हुए कि विक्रम फिर से ट्रांसमिशन स्टोन बंद करना चाहता है, देवेश खन्ना ने हड़बड़ाहट में कहा, मैं कसम खाऊंगा, यह मास्टर अभी कसम खाएगा। अब हुई ना बात। विक्रम ने हल्की सी मुस्कान दी। देवेश खन्ना ने पूछा, महानुभाव का शुभ नाम क्या है? अगर इस मास्टर को कसम खानी है तो मुझे कसम खाने वाले का नाम तो पता होना ही चाहिए, है ना? विक्रम जानता था कि सामने वाला जानबूझकर उसकी पहचान उगलवाना चाहता है। थोड़ा सोचने के बाद उसे लगा कि बताने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वह उसके पीछे आना चाहता है तो उसे यहां से निकलने के बाद जेड ड्रैगन पायरेट ग्रुप का नामो निशान मिटाने का मौका ढूंढने में कोई गुरेज नहीं होगा। फिर उसने सीधे सीधे कह दिया, मैं स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट का 9th एल्डर हूं, विक्रम। स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के 9th एल्डर? देवेश खन्ना सन्न रह गया। यह क्या मजाक है? यह 39 नंबर वाला इंसान वही स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट का 9th एल्डर है जिसने देवेश खन्ना को चूना लगाया था। तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि कैप्टन खन्ना मुझे जानते हैं। यह तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, विक्रम ने बेरुखी से मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा नामुमकिन था कि सामने वाला उसे न जानता हो। आखिरकार देवेश खन्ना ने उसके खिलाफ चाल चली थी और बाद में उसे साउथ सी सेक्ट के 1st एल्डर को बुरी तरह से घायल करते हुए देखा था।
ऐसी बातें जेड ड्रैगन पायरेट ग्रुप के लीडर तक न पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। उसके सामने खड़े देवेश खन्ना ने एक गहरी सांस ली। सदमा, उसे एक बहुत गहरा सदमा लगा था। हालांकि वह जानता था कि विक्रम ने अपने कल्टीवेशन लेवल से बहुत ऊपर जाकर साउथ सी सेक्ट के फर्स्ट एल्डर को बुरी तरह घायल कर दिया था, लेकिन साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर को मार डालना, उसे इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। कोई गोल्डन कोर स्टेज का कल्टीवेटर किसी नैसेंट सोल स्टेज मेजर अचीवमेंट वाले को कैसे मार सकता है? लेकिन यह भी सच था कि सामने वाले के हाथ में साउथ सी सेक्ट के सेक्ट मास्टर का टोकन था। स्प्रिट इमोर्टल सेक्ट का यह 9th एल्डर आखिर किस रूप में छुपा हुआ था, वह यह सोचे बिना नहीं रह सका। कैप्टन खन्ना, अभी तक कसम नहीं खाई? लगता है हमारा सौदा रद्द होने वाला है। ठीक उसी वक्त विक्रम की आवाज आई। देवेश खन्ना का चेहरा बदल गया और उसने हड़बड़ाहट में कहा, एल्डर विक्रम, आपको कम से कम मुझे यह तो बताना चाहिए कि आपकी बाकी 2 शर्तें क्या हैं, है ना? ठीक है, तो मैं तुम्हें पहले वहीं बता देता हूं, विक्रम ने कहा। पहली शर्त, मैं चाहता हूं कि तुम अपने ग्रुप के उन सभी मेंबर्स को जो सीक्रेट रेल्म में आए हैं, यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के काम पर लगा दो। इसके साथ ही मुझे कम से कम ऐसे 3 लोगों की सटीक लोकेशन बताओ जिन्हें अभी तक लिगेसी टोकन नहीं मिला है। वैसे अगर तुम सीधे मुझे सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज लिगेसी एसेंस ब्लड के 3 हिस्से दे दो तो वो भी चलेगा। पहली बात तो कोई मसला नहीं है। देवेश खन्ना सोच में पड़ गया, लेकिन यह जो दूसरा हिस्सा है, विक्रम ने उसे बीच में टोकते हुए सही किया। कैप्टन खन्ना, तुम गलत समझ रहे हो। ये दोनों मिलकर एक ही शर्त है, 2 नहीं। एक? देवेश खन्ना की आंखें फटी रह गईं। अगर कैप्टन खन्ना को यह मुश्किल लग रहा है तो सौदा रद्द। विक्रम की आवाज में एक बेपरवाही थी। यह सुनकर देवेश खन्ना गुस्से से कांप उठा, लेकिन फिर भी उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, 1 मान लेते हैं कि यह एक ही शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? मैंने अभी तक दूसरी शर्त के बारे में नहीं सोचा है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। स्प्रिट इमोर्टल सेक्ट के 9th एल्डर, अपनी हदें पार मत करो। देवेश खन्ना आगा बबूला हो उठा। अगर तुम नहीं मानते तो फिर भूल जाओ। विक्रम का रत्ती भर भी पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। तुम! देवेश खन्ना ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन आखिरकार उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन यह शर्त कोई ऐसी होनी चाहिए जिसे हम पूरा कर सकें। बिल्कुल। विक्रम मुस्कुराया। कैप्टन खन्ना, अब कसम खा सकते हैं। देवेश खन्ना ने दांत पीसते हुए भारी आवाज में कहा, मैं देवेश खन्ना कसम खाता हूं कि जब तक मेरा बेटा, मेरा मेंबर गुर्गा सही सलामत है, मैं 9th एल्डर विक्रम की सभी शर्तें पूरी करूंगा। अगर मैं यह तोड़ता हूं तो मेरा डाव हार्ट पूरी तरह से तबाह हो जाए और भविष्य में मेरा कल्टीवेशन कभी 1 इंच भी आगे ना बढ़े। कैप्टन खन्ना बहुत सीधे साधे इंसान हैं। विक्रम ने हल्की सी मुस्कान दी, उस हट्टे कट्टे आदमी पर रखा अपना पैर हटाया और साथ ही उस पर मौजूद स्टोरेज रिंग और बाकी सारी चीजें खाली कर लीं। लिगेसी एसेंस ब्लड पक्का करने के बाद उसने आखिरकार वह खास साउंड ट्रांसमिशन स्टोन उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, आसानी से कांटेक्ट करने के लिए मैं यह खास साउंड ट्रांसमिशन स्टोन भी ले रहा हूं। कैप्टन खन्ना, जैसे ही आपको बाहर निकलने का रास्ता मिले, कृपया मुझे इसी के जरिए खबर कर दें। इतना कहने के बाद उसने फोन काट दिया और अपनी तलवार पर उड़ चला। उसकी दूर जाती पीठ को देखते हुए वह हट्टा कट्टा आदमी अपनी छाती पकड़े हुए था और अपनी खाली पड़ी जेबों को देखकर उसका रोने का मन कर रहा था, पर आंसू नहीं निकल रहे थे। एक पायरेट, समुद्री लुटेरे के तौर पर वह हमेशा समुद्र पर दूसरों को लूटने वाला इंसान था। यह पहली बार था जब उसे खुद लूटा गया था, लेकिन कम से कम उसकी जान तो बच गई। यह सोचते हुए उसने अपनी बगल में छिपा हुआ एक छोटा सा खास साउंड ट्रांसमिशन स्टोन निकाला और उसे खोला। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। तू बेवकूफ है। देवेश खन्ना की दहाड़ तुरंत सुनाई दी। मैंने तुझे मना किया था कि अकेले कोई हरकत मत करना, तू बात क्यों नहीं सुनता? उस आदमी ने डर के मारे अपनी गर्दन सिकोड़ ली। उसकी एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरी तरफ देवेश खन्ना सच में गुस्से से पागल हो रहा था। अगर वह उसकी इकलौती औलाद न होता तो वह खुद चाहता कि विक्रम उसे वहीं काट डाले। लानत है, इतनी बड़ी इज्जत कमाने के बाद उसने ऐसे बेवकूफ को कैसे पैदा कर दिया? तुरंत मेरे पास आओ। ठीक है पिताजी। हवा में उड़ते हुए अपनी तलवार पर, क्या बिना मेहनत की कमाई है? विक्रम ने उस आदमी की स्टोरेज रिंग में पड़ी चीजों को चेक किया और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका।
शुरुआत में वह सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज लेगेसी का पीछा करना चाहता था, लेकिन यह बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि वह रास्ते में ही इतनी बड़ी रकम लूट लेगा और ऊपर से उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में मदद करने के लिए लोगों का एक पूरा ग्रुप भी मिल जाएगा। लगता है मैंने उसके असली बेटे को ही पकड़ लिया था। विक्रम जोर से हंसा। वह पक्के तौर पर देवेश खन्ना का ही सगा बेटा होगा, वरना सामने वाला उसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को कभी तैयार नहीं होता। उसने उस आदमी की स्टोरेज रिंग से कई लाइटनिंग स्पिरिट बॉल्स निकाली। अंदर 10 से ज्यादा ऐसी गेंदें थीं। ये सच में कमाल की चीजें हैं। मैं यहां से बाहर निकलने के बाद ध्रुव और बाकी लोगों के लिए ऐसी कुछ गेंदें तैयार करके रखूंगा, विक्रम ने मन ही मन सोचा। इस वक्त वह अभी भी क्लाउड वन की आभा को महसूस कर सकता था। इसका मतलब था कि ध्रुव और बाकी दोनों शायद किसी मुसीबत में फंसे होंगे, लेकिन या तो उन्होंने उसे सुलझा लिया था या फिर वे फिलहाल किसी सुरक्षित जगह पर थे। इस ख्याल ने उसकी चिंता को थोड़ा कम कर दिया। फ्यू। एक गहरी सांस लेते हुए विक्रम ने टोकन के इशारों पर चलते हुए अगली मूर्ति की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उसके पास अभी भी साउथ माउंटेन सेक्ट के थर्ड एल्डर का टोकन था, इसलिए वह एक और सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज लेगेसी हासिल कर सकता था। इस बार यह जगह काफी दूर थी। पूरा आधा घंटा भटकने के बाद विक्रम को आखिरकार वह 5वीं मूर्ति मिली। सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज लेगेसी एसेंस ब्लड का 5वां हिस्सा हासिल करते हुए उसकी नजर अपने पैरों के नीचे की परछाई पर भी पड़ी। अब फल तोड़ने का वक्त आ गया है। जैसे उसकी सोच को भांपते हुए उसके पैरों के नीचे की परछाई इस वक्त कांपने लगी और किसी जानवर के टेंटेकल्स, पंजों जैसी परछाइयां उसकी पिंडलियों से लिपट गईं। मेरे नायाब नौकर, बिना किसी हंगामे के अपना शरीर मेरे हवाले कर दो। परछाई से एक बूढ़ी आवाज आई और बिल्कुल उसके जैसा दिखने वाला एक स्पिरिट बॉडी परछाई से बाहर निकला। उसकी पुरानी आंखों में एक खौफनाक लालच था, लेकिन जब उसने विक्रम का चेहरा देखा तो वह हाई प्रीस्ट की स्पिरिट बॉडी सन्न रह गई। ऐसे हालात में क्या विक्रम को खौफ से कांपना और घबराना नहीं चाहिए था? वह इतना शांत क्यों था? और उसकी वह नजर, विक्रम की आंखों में उसने एक अजीब सी तड़प और इंतजार देखा, जैसे वह किसी लजीज दावत को घूर रहा हो। मेरी प्यारी स्पिरिट बॉडी, बिना किसी हंगामे के अपने शरीर को मेरे हवाले कर दो और मेरी आत्मा की अच्छी तरह से मालिश करो। विक्रम ने अचानक एक खौफनाक मुस्कान दी और वही बात उस पर वापस दोहरा दी। उसकी डेंटियन नाभि के पास ऊर्जा का केंद्र के अंदर मौजूद गोल्डन कोर एक तेज रोशनी से चमक उठी और उसके पूरे शरीर से भारी मात्रा में हल्के सुनहरे रंग की रिटर्निंग ऊर्जा बाहर फूट पड़ी। लगता है कि एक नौकर होने के नाते तुमने मुझे पहले ही ढूंढ लिया था। हाई प्रीस्ट की स्पिरिट बॉडी ने इस नजारे को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन तुम अभी भी बहुत कच्चे हो, जो तुमने मुझे पूरी तरह से मैच्योर होने दिया। क्या तुम्हें लगा था कि इस तरह की घटिया एनर्जी मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकती है? यह कहते हुए हाई प्रीस्ट स्पिरिट के चेहरे पर, जो बिल्कुल विक्रम जैसा दिखता था, एक नफरत भरी खौफनाक हंसी आ गई। एक अटैच्ड स्पिरिट, जुड़ी हुई आत्मा के रूप में वह आम आत्माओं या स्पिरिट बॉडीज से अलग था। अगर यह शुरुआती दौर में होता तो कोई आम खास एनर्जी सच में उसे नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन मैच्योर होने के बाद उसकी मौजूदा स्पिरिट बॉडी अब ऐसी नहीं थी जिसे कोई आम खास एनर्जी नुकसान पहुंचा सके। उसने विक्रम की खास एनर्जी को तब देख लिया था जब वह परछाई में था और उसे कोई खास परवाह नहीं हुई थी। बेशक वह भी खुद को सबके सामने नहीं लाना चाहता था, इसलिए वह उसे गहराई से महसूस नहीं कर पाया था। लेकिन उसके सामने खड़े इस लड़के के लिए, जो अभी तक नेसेंट सोल स्टेज पर भी नहीं पहुंचा था, यह हल्के सुनहरे रंग की खास एनर्जी कितनी ही ताकतवर हो सकती थी। एक और बात थी, खास एनर्जी आमतौर पर जितनी घनी होती है उतनी ही ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन विक्रम पर नजर आ रही यह हल्के सुनहरे रंग की एनर्जी बहुत ही पतली और फीकी थी, बिल्कुल किसी आम एनर्जी की तरह। यह अनगिनत सालों तक एक हाई प्रीस्ट के रूप में उसका तजुर्बा था। उसके सामने खड़े इस लड़के की यह खास एनर्जी उसकी स्पिरिट बॉडी के खिलाफ पूरी तरह से बेकार थी। सेजल! लेकिन जिस पल वह रिटर्निंग ऊर्जा उसकी स्पिरिट बॉडी से टकराई और कुछ जलने की आवाज आई, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। यह कैसे हो सकता है? तुम सच में बहुत घमंडी हो। विक्रम ने हल्की सी मुस्कान दी और अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया।
भारी मात्रा में रिटर्निंग ऊर्जा ने एक पल में स्प्रेड बॉडी को पूरी तरह से लपेट लिया। नामुमकिन, यह नामुमकिन है। हाई प्रीस्ट की स्प्रेड बॉडी दर्द से चीख उठी और अचानक कुछ याद आते ही वह खौफ से दहाड़ने लगी। अल्टीमेट, यह वही अल्टीमेट एनर्जी है जो तुमने गेट ऑफ शैकल्स से हासिल की थी। एक हाई प्रीस्ट होने के नाते वह बहुत कुछ जानता था। किसी खास एनर्जी का इतना पतला होकर भी इतना खौफनाक तरीके से ताकतवर होने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, अल्टीमेट एनर्जी। वही अल्टीमेट एनर्जी जो गेट ऑफ शैकल्स के अंदर मौजूद है।